नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वह अंडमान सागर में स्थित है। अब यदि हम इसकी स्थिति को देखें, तो प्रायद्वीपीय भारत का हम मैप यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस प्रकार फैले हैं और जो ऊपर वाले द्वीप समूह हैं वे अंडमान द्वीप समूह कहलाते हैं और इस अंडमान द्वीप समूह के पास में ही अंडमान सागर स्थित है और इस अंडमान सागर में एक द्वीप है बैरन द्वीप, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी वर्तमान में 2025 में इसमें उद्गार हुआ भी था। सक्रिय ज्वालामुखी इस प्रकार के ज्वालामुखी को कहते हैं जिसमें या तो वर्तमान में उद्गार हुआ हो या भविष्य में उद्गार होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का एकमात्र ही है ये बैरन द्वीप। अगला प्रश्न है 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप समूहों को अलग करता है? तो यदि बात करें हम 10 डिग्री चैनल की, तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। एक बार पुनः हम दक्षिण भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसका मैप ड्रॉ करके देखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दक्षिण में इस प्रकार फैला हुआ है। जो उत्तर के द्वीप समूह हैं वह अंडमान द्वीप समूह कहलाते हैं और जो दक्षिण के द्वीप समूह हैं वह निकोबार द्वीप समूह कहलाते हैं। और इन दोनों द्वीप समूहों के बीच से 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री चैनल गुजरता है, जो कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर होने के कारण इसका नाम 10 डिग्री चैनल रखा गया। यह काफी एक चौड़ा चैनल है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जा रहा है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग कर रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है, ऑप्शन सी। और वर्ष 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा इस रेखा को डिसाइड किया गया था, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। काफी बेसिक प्रश्न है ये। अब बात करते हैं मैकमोहन रेखा किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो जो मैकमोहन रेखा है वह भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। वर्ष 1914 के शिमला समझौते के तहत जो हेनरी मैकमोहन है उनके द्वारा यह सीमा रेखा तय की गई थी, जो भारत और चीन के मध्य स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन दो देशों के बीच की रेखा है। 1893 में ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के मध्य सर डूरंड द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया था, जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। इस प्रश्न पर थोड़ा ध्यान देना है। अगर प्रश्न आ जाए विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हमें लगाना है अरावली। अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हिमालय की यदि बात करें तो हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। युवा पर्वत, नवीन पर्वत, नया पर्वत अगर पूछे तो आपको हिमालय लगाना है, और अगर पुराना पर्वत आ जाए तो आपको अरावली लगाना है। और जो सबसे ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में पड़ रही है, अरावली की। और अभी वर्तमान में कुछ समय पहले इसको लेके काफी चर्चा भी थी। तो ये प्रश्न आ भी सकता है। विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वह अरावली है। दक्कन ट्रेप का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ? देखिए, जो दक्कन ट्रेप है उसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से बहे बेसाल्ट लावा से हुआ है। और इस बेसाल्ट लावा से दक्षिण भारत का जो दक्कन प्रायद्वीप है उसका अधिकांश हिस्सा इससे बना हुआ है, जो कि काली मिट्टी का एक क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। महाराष्ट्र समेत दक्कन ट्रेप का अधिकांश हिस्सा इससे निर्मित है, बेसाल्ट लावा से। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो जो छोटा नागपुर पठार है अपनी किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों की समृद्धता के लिए प्रसिद्ध है, कोयला, लोहा और अभ्रक। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा और
पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ वाले एरिया तक थोड़ा फैला हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो जो रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी है, वह मुख्यतः कपास की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इससे कॉटन सॉइल भी कहते हैं, काली कपासी मिट्टी, क्योंकि इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो गंगा के मैदान में जो बाढ़ द्वारा बहा के लाई गई जो नई मिट्टी है, उसे खादर के नाम से जाना जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो कि काफी उपजाऊ होती है। यदि पुरानी मिट्टी के बारे में पूछ लिया जाए, तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, वह भांगर के नाम से जानी जाती है, जो कि कम उपजाऊ होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर के नाम से जानी जाती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी भांगर के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील लेगुन कौन सी है? तो इसका आंसर है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध रामसर स्थल भी है। चिल्का झील उड़ीसा। पश्चिमी घाट सह्याद्री को यूनेस्को द्वारा किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? तो जो पश्चिमी घाट है, उसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल एवं जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। देखिए, इधर के जो घाट हैं वह पूर्वी घाट कहलाते हैं और इधर के घाट पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट, इधर वाले की बात हो रही है। पश्चिमी घाट सह्याद्री को यूनेस्को द्वारा किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? तो विश्व धरोहर स्थल एवं जैव विविधता हॉटस्पॉट। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें, तो वह केरल राज्य में स्थित है। यहाँ सदाबहार वर्षा वन है और काफी शांति होने के कारण इसे साइलेंट वैली या मौन घाटी के नाम से जाना जाता है। ग्रेट रिफ्ट वैली विश्व के किस महाद्वीप में स्थित है? आपको ध्यान रखना है, जो ग्रेट रिफ्ट वैली है वह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिंग ऑफ फायर मुख्यतः किस महासागर की परिधि पर स्थित है? रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर, जो पैसिफिक ओशियन है, उसकी परिधि पर स्थित है और यह सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है और एक घोड़े की नाल की आकृति के अनुसार यह बिल्कुल रिंग ऑफ फायर के रूप में स्थित है। टोटल 5 महासागर है, 4 यहाँ पे दे रखे हैं, एक इसमें नहीं है, अंटार्कटिक महासागर, है ना? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और 2 दक्षिण में है अंटार्कटिक महासागर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हॉर्मुज जल डमरू किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? ये काफी प्रसिद्ध प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। अगर हॉर्मुज जल डमरू की यदि बात करें, तो यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। अगर हम इसका डायग्राम देखें, तो एक तरफ ईरान है और एक तरफ ओमान है और हॉर्मुज जल स्ट्रेट इस प्रकार से बना हुआ है। इस तरफ ओमान की खाड़ी है और इधर फारस की खाड़ी है और यह विश्व का सबसे अधिक जो क्रूड ऑयल है और जो गैस है, उसके परिवहन का अधिकांश जो भाग है इसी चैनल से होकर जाता है। तो अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध की स्थिति के चलते यह जो जल डमरू या स्ट्रेट है काफी प्रभावित हुआ, हॉर्मुज जल डमरू। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में स्थित है और विश्व का अधिकांश जो तेल का व्यापार है इसी भाग से होता है। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? देखिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर के निर्माण के बाद यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कम हो गई, क्योंकि व्यापार के लिए जो यूरोपीय जो देश है उनको पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूम के आना पड़ता था। स्वेज नहर यहाँ पर स्थित है मिस्र में, तो इस हिस्से को काटने के बाद डायरेक्ट अब जहाज यूरोप से एशिया आ सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है यह स्वेज नहर। तो आपको ध्यान रखना है, एक तरफ इधर लाल सागर है और इधर भूमध्य सागर है, तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा की ओर विक्षेपित होती है? तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो उसके घूर्णन के कारण जो उत्पन्न कोरियोलिस बल है, उसके कारण जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है।
को ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ रही है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ रही है। दाईं ओर और बाईं ओर कोरियोलिस बल के प्रभाव से। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मानसून के आगमन में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है? भारतीय मानसून के आगमन में उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम का हिमालय से हटना, और जैसे यह हिमालय से हटता है तो मानसून की स्थितियां बनती है और भारत में मानसून का आगमन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्योर्ड गहरी संकरी तटीय खाड़ियां किस प्रक्रिया से निर्मित होती है और किस देश में सर्वाधिक पाई जाती है? तो जो फ्योर्ड गहरी संकरी तटीय खाड़ियां हैं वे हिमनद अपरदन से निर्मित होती है और नॉर्वे में पाई जाती है। तो आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।